एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। देखो क्या लिखा है फैक्टर थ्योरम। इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए इज़ एनी रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ़ पी ऑफ ए इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ बोल रहा है कि पी एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका जो डिग्री होगा या फिर 1 होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा और ए जो है हमारा रियल नंबर होगा। ऐसा है तो x माइनस ए फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का, अगर पी ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो। ठीक है, ये है हमारा फैक्टर थ्योरम। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है। देखो पी ऑफ एक्स, मान लो पी ऑफ एक्स आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा अब मान लो जो पी ऑफ एक्स यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, पी ऑफ एक्स के साइड में यहाँ पे कुछ भी लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक पॉलिनोमियल इधर साइड में लिखा हुआ है, ओके। तो अगर उस पॉलिनोमियल में अगर पी ऑफ एक्स जो है हमारा, उसमें अगर एक्स की जगह अगर मैं ए पुट कर दूँ, पी ऑफ ए निकालो, वैल्यू निकालो, जो हम वैल्यू निकालते हैं, अगर पी ऑफ ए पुट करने से मतलब ए नंबर हम यूज़ किए तो हमारा 0 आ गया, मतलब पी ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर पी ऑफ ए डालने से वैल्यू अगर 0 होता है, किसका, जो हमारा पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसका अगर वैल्यू 0 होता है पी ऑफ ए डालने से, तो फैक्टर थ्योरम बोल रहा है कि अगर कोई वैल्यू अगर आप डालते हो एक्स की जगह पे, मतलब यहाँ पर हमने वैल्यू डाला ए, तो पी ऑफ ए अगर आपका वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब बच्चों कि तो एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, वो पी ऑफ एक्स का। समझ में आ गया। तो एक्स माइनस ए क्या होगा, जो सॉरी हाँ, एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की जगह पे मैंने ए डाला कि एक्स माइनस ए कैसे है उसको समझते हैं। तो बच्चों मैंने एक्स की जगह पर क्या डाला था, ए डाला था, पुट किया था, एक्स की जगह पे मैंने ए पुट किया था। तो जो ए इधर है अगर उसको हम इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो इस फॉर्मेट में ये चीज़ काम करती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये जो ए लिखा है उसकी जगह अगर मैं 2 बोलता, पी ऑफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है, अगर पी ऑफ 2 मेरा 0 आता है तो मेरा फैक्टर क्या होगा बताओ। अगर तो एक्स की जगह मैंने 2 यहाँ पर पुट किया, एक्स की जगह मैंने यहाँ पर 2 पुट किया, तो कितना फैक्टर होगा मेरा, एक्स माइनस 2 मेरा फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब समझ चुके हो कैसे हो रहा है। अच्छा अगर मान लो ये पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स यहाँ पे कुछ होगा, मान लो अगर मान लो पी ऑफ 3, अगर मेरा पी ऑफ 3 0 आ जाता है, मतलब 3 पुट किया तो मेरा ये जो पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 0 आ गया मान लो। तो पी ऑफ 3 अगर मेरा 0 आता है तो बच्चों मेरा फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस 3 होगा, ठीक है, समझो। अच्छा अब यहाँ पर जो ये बात आप समझते हैं यहाँ पे एक्स ही क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि देखो एक्स का पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमारा एक्स है। मान लो अगर यहाँ पर वाई होता, पी ऑफ वाई होता, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो पी ऑफ वाई मेरा कुछ कोई पॉलिनोमियल होता है, अगर मान लो मैं पी ऑफ अगर मान लो मैं 4 डालता हूँ, पी ऑफ 4 अगर मेरा 0 हो गया, पी वाई मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मान लो पी ऑफ 4 मेरा अगर 0 होता है, पी ऑफ 4 अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो फैक्टर क्या होगा, वाई माइनस 4 मेरा होगा फैक्टर, क्या होगा, y माइनस 4 मेरा फैक्टर होगा। तो यही है बच्चों फैक्टर थ्योरम, ओके। अच्छा तो मान लो यहाँ पर कुछ भी हो, पी ऑफ वाई या फिर पी ऑफ जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पी ऑफ वाई कुछ भी हो सकता है, ओके। जब मैं एग्जांपल दूंगा तब फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अच्छा और एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, बताओ अगर मान लो पी ऑफ एक्स है, कोई पॉलिनोमियल है मेरा, अगर मान लो पी ऑफ -2 अगर मेरा 0 हो जाता है तो मेरा फैक्टर क्या होगा। देखो यहाँ पर एक्स यूज हुआ है तो हम क्या लिख, तो क्या हो जाएगा, क्या फैक्टर होगा मेरा बच्चों, x प्लस 2 मेरा फैक्टर हो जाएगा। x प्लस 2 फैक्टर होगा किसका, ना इसका, पी ऑफ एक्स का। यहाँ पर जैसे y माइनस 4 निकला था, y माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, ना पी ऑफ y का फैक्टर। यहाँ पर x माइनस 2 निकला था मेरा फैक्टर, तो x माइनस 2 जो फैक्टर है किसका है, ना पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अब हम समझते हैं और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका उल्टा, इसका रिवर्स। अगर पी ऑफ ए मान लो अगर 0 होता है तो मेरा इफ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर मान लो ये देखो यहाँ पर वही बोला है, एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है पहला वाला, मैं आपको बिट नंबर अगर मैं आपको बिट नंबर 2 पहले समझा दिया कि अगर पी ऑफ ए अगर 0 होता है देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। ए फैक्टर होगा तभी पी ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे वही एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ़ पी ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर पी ऑफ ए अगर 0 होता है तो एक्स माइनस ए मेरा फैक्टर होगा। अगर पी ऑफ इसका उल्टा, अगर पी ऑफ ए 0 होगा, कन्फर्म 0 होगा, पी ऑफ ए 0 होगा अगर मेरा एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर इफ़ यहाँ पर लिखा हुआ है और इफ़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हम समझते हैं कि अगर पी ऑफ, अगर देखो इफ़ मतलब अगर पी ऑफ ए मेरा 0 होता है तब मेरा एक्स माइनस ए मेरा फैक्टर होगा। और यहाँ इफ़ कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, अगर एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, इसका मतलब पी ऑफ ए गारंटी 0 होगा, कन्फर्म 0 होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया कि मान लो कि x प्लस 4 जो है वो फैक्टर है,
इसको समझते हैं बिट 2 को। अब मान लो मैंने पहले बोल दिया कि x+4 जो है वो फैक्टर ऑफ किसका, मान लो p ऑफ x का फैक्टर है वो। अगर x+4 क्या है मेरा फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, तो इसका मतलब x की वैल्यू, तब x की वैल्यू नहीं, मतलब हमारा जो p ऑफ -4 जो होगा वो 0 होगा। p ऑफ -4 क्या होगा, वो मेरा 0 होगा। ये है बच्चों उसका उल्टा इन्वर्स वाला। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो पहले हम पॉइंट नंबर 1 समझे क्या बोल रहा था, अब हम पॉइंट नंबर 2 समझे। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि दो फैक्टर मतलब इन दो का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन हम वगैरह कर लेते हैं। देखो इस पर, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 ऑफ 2x + 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो हमें यहाँ पे एग्जामिन करना है कि x+2 जो है वो फैक्टर है किसका, ना इसका, एंड ऑफ दिस का, मतलब इसका भी है, मतलब x+2 जो फैक्टर है वो इसका भी, इसका है और इसका भी है 2x + 4। तो यहाँ पर दो पॉलीनोमियल हमें गिवन है, एक ये एक पॉलीनोमियल हमें गिवन है और यहाँ और एक पॉलीनोमियल गिवन है। अब हमें चेक करना है कि x+2 जो है वो फैक्टर है किसका, इन दोनों का। तो पहला हम चेक कर लेते हैं, फिर दूसरा चेक करेंगे। पहले हम ले लेते हैं इसको p ऑफ x, मतलब ये वाला पोर्शन हम ले लेते हैं। p ऑफ x कितना है मेरा, x³ + 3x² + 5x + 6, राइट। अच्छा और एक बात बच्चों मैं आपको बताना भूल गया, जो मैंने यहाँ पर पहले जो समझाया था इस जगह पे, ठीक है, ये जो समझाया था अभी आपको, ये बच्चों मैंने आपको बिट 1 ही समझाया था। ठीक है, और जो सेकंड में यहाँ पर जो भी समझाया ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट समझाया था। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पर बोल दिया कि पहले मैंने ये समझाया, नहीं, पहले मैंने यही समझाया था कि अगर p ऑफ a अगर 0 होता है, इफ़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगर p ऑफ a 0 होता है तो x - a मेरा फैक्टर होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। तब सोचोगे सर ने कहा कि पहले मैं तो ये समझा रहा था, नहीं, पहले बच्चों में यही समझाया था कि अगर इफ़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि अगर p ऑफ a 0 होता है तो x - a मेरा फैक्टर होगा, और यहाँ पर इफ़ यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर x - a अगर फैक्टर है p ऑफ x का तो इसका मतलब p ऑफ a 0 होगा ही होगा। ठीक है, अगर ये होता है तो ये होंगी, अगर ये होता है तो ये होगा, ऐसा। ठीक है, तो पहले जो मैंने समझाया था बच्चों, मैंने बिट 1 ही समझाया था, उसके बाद यहाँ पर जो समझाया दैट इज़ बिट 2। ओके, कन्फ्यूज मत होना। तो चलो हम बात कर लें इसके बारे में। एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले p ऑफ x हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, p ऑफ x, यहाँ दो p ऑफ x गिवन है। तो पहला p ऑफ x मैंने लिख दिया। अब हम चेक करते हैं कि x+2 जो है वो फैक्टर है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। तो ये जो x+2 है बच्चों, ये भी तो मेरा पॉलिनोमियल है, ये भी तो मेरा पॉलिनोमियल है, तो इसको भी मैं कुछ ले लेता हूँ। मान लो मैंने g ऑफ x ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, g ऑफ x, तो इसको ले लो, x+2 है मेरा g ऑफ x। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि x+2 जो है वो फैक्टर है किसका, इसका, मतलब p ऑफ x जो हमारा है इसका फैक्टर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, समझना है इस चीज़ को ध्यान से। तो हम पहले चेक करते हैं कि x+2 जो है हमारा बोल रहा है कि फैक्टर होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था कंडीशन, कि अगर x, यहाँ पर देखो, अगर x - a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो p ऑफ a 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर बता मुझे यहाँ पर g ऑफ x कितना गिवन है, यहाँ पर हमें x+2 गिवन है, राइट। हम यहाँ पे कितना गिवन है, x+2 गिवन है। तो इसका मतलब x की वैल्यू तब कितना होगी, मुझे ये वाला पोर्शन क्या चाहिए। अगर ये वाला x+2 अगर ये फैक्टर है, पहले ही क्वेश्चन में बोल ही दिया है, ठीक है, कि हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है कि x+2 फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि x+2 फैक्टर है कि नहीं इसका, p ऑफ x का, इसका, तो हम पहले करेंगे। तो यहाँ पर बताओ, सिंपल सी बात है कि हमारा जो p ऑफ क्या, जैसे यहाँ पर हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई करो, यहाँ पर x - a अगर फैक्टर होगा p ऑफ x, कब, अगर p ऑफ a 0 हो। तो ये जो a आया कहाँ से, यहीं से आया। जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि x+4 अगर फैक्टर है p ऑफ x का, अगर है x+4 अगर फैक्टर है p ऑफ x का, तो p ऑफ -4 हमारा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x+2 है, जिसका मतलब मेरा p ऑफ -2 मेरा 0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं p ऑफ -2 मेरा 0 हो रहा है कि नहीं। तो चलो p ऑफ -2 वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालना आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, p ऑफ -2। तो निकालो p ऑफ -2। तो यहाँ पर p ऑफ x कितना है मेरा, x का क्यूब, मतलब -2 का क्यूब, +3 × x का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, +5 × -2, फिर +6। चेक कर लेते हैं, -2 का क्यूब कितना होता है, -8, प्लस ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 कितना, 12, प्लस ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोडमास रूल पहले इंटू होगा, फिर यहाँ पर +6 है। अच्छा,
फिर हम चेक करते हैं ये कितना -8 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 - 10 + 6। तो ये तो आपका हो गया कितना 8, ये होगा 4 - 10 + 6। तो यहाँ पर आपको हो गया बच्चों -6 + 6। तो यहाँ पर जो 0 हो जा रहा है, देखो यहाँ पर 0 हो गया। तो P ऑफ -2 मेरा 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x + 2 इसका मतलब फैक्टर है हमारा। बस यही तो प्रूफ करना है। यस जी, x + 2 इज आवर फैक्टर। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो P ऑफ -2 मेरा 0 हो रहा है। इसको अब बच्चों चाहो तो फैक्टर थ्योरम ना यूज़ करके रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हो। कैसे ना, आप g ऑफ x को 0 ले जाओगे, g ऑफ x अगर 0 ले जाओगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और -2 यहाँ पर पुट करोगे तो आपका ये आपका क्या निकलेगा P ऑफ जो अगर g ऑफ x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो g ऑफ x 0 लेने से हमारा x की वैल्यू -2 निकलेगा, राइट। और इसको वैल्यू लेंगे यहाँ पर पुट करोगे, P ऑफ -2 पुट करोगे, P ऑफ -2 निकालोगे वैल्यू तो 0 आएगा, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आया मतलब क्या हो गया आपका फैक्टर है। रिमाइंडर का 0 आता है तो x + 2 हम बोलेंगे फैक्टर है किसका P ऑफ x का। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया। ओके अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो हमें पूछा था 2x + 4 भी चेक करना है हमें। तो हमारा P ऑफ x है कितना 2x + 4 है P ऑफ x मेरा। और इसको हम मान लेते हैं कुछ भी ले लो, g ऑफ x ले लेते हैं x + 2। वैसे ही सेम चेक करना है। कैसे चेक करें, हम पुट करते हैं P ऑफ -2 पुट करेंगे, देखते हैं 0 हो रहा है कि नहीं। तो वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर 2 × विथ -2 + 4, तो यहाँ पर हो गया ये -4 + 4, तो हमारा आंसर यहाँ पर 0 आ गया। तो P ऑफ -2 मेरा 0 है, इसका मतलब x + 2 मेरा फैक्टर है। देयरफॉर x + 2 इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है अच्छा, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके। ओके, तो फैक्टर थ्योरम के और 1-2 मेथड्स हैं, मतलब फैक्टर थ्योरम तो ये है हमारा, ये फैक्टर थ्योरम है। इसके ऊपर और भी एप्लीकेशन इसके हैं, और भी एक अलग वे में इसको किया जाता है, उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों ऐसे ही होंगे, राइट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, देखो क्या, तो ये एक मेथड आपने सीखा कि फैक्टर थ्योरम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रिमाइंडर थ्योरम भी आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। और एक वे में आप कर सकते हो, ये वाला सवाल नहीं, ये वाला सवाल को P ऑफ x देखो, यहाँ पर पॉलीमल छोटा सा पॉलीमल है 2x + 4 है। तो हमारा जो P ऑफ x जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये और एक मेथड है 2x + 4 है। अब यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले जाऊँ, नॉर्मली सॉल्व ऐसे करते हैं ना हम लोग, अलजेब्रा में जो पढ़े थे हम लोग। 2 अगर 2 कॉमन है कि नहीं, यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन ले जाऊँ तो अंदर क्या बचेगा x + 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों 2 मल्टीप्लाई हुआ है x + 2 के साथ। तो यहाँ पर देखो x + 2 फैक्टर है कि नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो फैक्टर x + 2 इज फैक्टर नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मान लो 8 है, 8 को अगर मैं लिखता हूँ 4 × 2 लिखता हूँ मान लो, तो क्या 4 हमारा फैक्टर नहीं होगा 8 का, हुआ कि नहीं। इंटू फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना 4 × 2, तो 4 इज आवर फैक्टर ऑफ 8। समझ में आ गया। और फैक्टर जो होते हैं बच्चों इस फॉर्मेट में ही होते हैं, अलजेब्रा के तुम निकालोगे x + 2 y + 2 इसी फॉर्मेट में होते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको मैं 2-3 मेथड बता दिया कैसे करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपका बुक का ही क्वेश्चन है। और एक मेथड बच्चों फैक्टर थ्योरम करने का, मतलब फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई उस पर होगा, बट डिफरेंट वे में वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। किस तरह से करेंगे ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला गया है फैक्टराइज करो किसको, y² -5y + 6 को हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इससे फैक्टराइज करना है। तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन देखो, पहले नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं जो आप सीखे हो ऑलरेडी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जो बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने क्लास 8 में पढ़ाया हुआ है। आप क्लास 8 के जिसको डाउट होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक बार जाकर थोड़ा सा देख लेना क्लास 8 के वीडियोस। ओके, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है ये समझते हैं हम। तो ये है हमारा y², इसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो पहले हम इसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं बच्चों, हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है, मैंने आपको सिखाया था। इसको यहाँ वैसे रखते हैं, इसको पहले इसमें करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, फिर आपको मैं फैक्टर थ्योरम बताऊँगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या रूल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ लास्ट टर्म। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 6y² आना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट टर्म का साइन देखोगे प्लस है, तो प्लस करने से बीच वाला आना चाहिए, मतलब प्लस करके हमें कितना आना चाहिए -5y आना चाहिए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा मैंने कैसे समझाया था। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था कि ये सब साइन को भूल जाओ, सिर्फ इंटू और प्लस रखो
और यहाँ पर इसको हमेशा पॉजिटिव रखना, वेरिएबल को हटा देना। तो यहाँ पर 6 लिखना, यहाँ पर सिर्फ 5 लिखना। अब सोचो कि ऐसा 2 नंबर हमें सोचना है, इंटू करने से 6 है, प्लस करने से 5 है। कौन से 2 नंबर है? इंटू करने से 6 आएगा और प्लस करने से 5 आएगा, बीच वाला। तो नंबर जो है वो क्या होगा? 3,2, मतलब 3 और 2 होंगे वो नंबर्स। ठीक है, नंबर जो डिट्टो ऐसे ही समझाए थे मिल्टन स्प्लिटिंग। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे y का स्क्वायर लिखेंगे माइनस ये जो 5 है ना उसको ब्रैकेट में रख के ऐसे लिखेंगे y प्लस 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो भी मिडिल टर्म जो है ना, इसको 5 को आप ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखोगे, इसमें जो भी साइन होंगे आपका वो बाहर रहेगा, सिर्फ 5 ही अंदर रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर। y का स्क्वायर माइनस अभी जो 5 लिखा हुआ है ना, अब जो बच्चों ऊपर वाला जो है नीचे भी वही है, सेम ही चीज़ है, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन यहाँ पर दिया साइड में। अब यहाँ पर भी इक्वल टू दे रहा हूँ, मतलब जो भी यहाँ पर करूँगा सब सेम ही होगा, सारे स्टेप्स इक्वल होंगे आपस में। अब ये जो 5 है ना, तो मुझे 3 और 2 मेरे पास 2 नंबर से, और मुझे 5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे 3 + 2 यहाँ पर लिख दूंगा 5 की जगह, y + 6, जैसा कि तैसा उसको सब वैसे ही रखो। y का स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो -y और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -3y और -2y। अच्छे से मैंने मिल्टन स्प्लिटिंग समझाया था, अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है ये। अब यहाँ पर y बच्चों कॉमन ले जाओ, अंदर यहाँ पर कितना हो जाएगा? y - 3, यहाँ पर -2 कॉमन ले जाओ तो अंदर यहाँ पर कितना हो जाएगा? y - 3 हो जाएगा। अभी टोटल में बच्चों y - 3 कॉमन ले जाओ तो अंदर हमारा क्या रहेगा? y - 2 रहेगा। तो ये है मेरे फैक्टर्स, दिस इज़ आवर फैक्टर्स। तो ये है बच्चों मेरे 2 फैक्टर्स। तो ये मिल्टन स्प्लिटिंग कितना ईजी है देखो। बट यही चीज़ को, यही क्वेश्चन को अगर मैं फैक्टर थ्योरम से करूँ तो और एक मेथड यहाँ पर देख लो, ये मेथड नंबर 1 है आपका मिल्टन स्प्लिटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर 2 मैं बताता हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को और 1-2 मेथड से भी आप कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, तो मेथड नंबर 2 हम करते हैं मिल्टन स्प्लिटिंग, जो फैक्टर थ्योरम का एक मेथड है। देखो, इसके बहुत सारे रूप हैं फैक्टर थ्योरम के। तो हमारा सवाल क्या था? y² - 5y + 6, ये मेरा क्वेश्चन था, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है बच्चों कि यहाँ पर इस जो पहला जो यहाँ पर y² जो लिखा हुआ है ना, ये जो पहला यहाँ पर जो टर्म है हमारा y², इस पर कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसका हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर मान लो कोफिशिएंट 2 होता है तो इसका अलग केस होगा, इसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा बाद में। बट अभी इतना समझो कि यहाँ पर जो y² यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मान लो कुछ होता 2y² या फिर 5y², कुछ भी होता अगर मान लो, तो पहले हम उसको हटाते हैं वहाँ से हटा के, या फिर उसको हटा के हम क्या करते हैं, इसको y² के ही फॉर्मेट में हम लोग लाते हैं। ओके, तो आपको मैं जब आर.डी. शर्मा वगैरह जब कराऊंगा तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी जैसे बेसिक है, तो पहले बेसिक क्वेश्चन को अभी सीखो, ठीक है। तो जब इस पे कुछ कोफिशिएंट, पहला वाला टर्म पे जो हमारा जो डिग्री जो हाईएस्ट, यही वेरिएबल हमारा डिग्री डिसाइड करता है ना, कि हाईएस्ट पावर जो है, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा तो उसका अलग केस बनेगा, उसका मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले यहाँ पर तो है नहीं, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन हमारा यही है, y² - 5y + 6 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो लास्ट टर्म जो है ये क्या है मेरा? 6 है, यहाँ पर इसका फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर ऑफ कितना? फैक्टर किसका है? 6 का। 6 का क्या क्या फैक्टर्स होंगे बताओ? मतलब हमारा 0 तो होगा ही, पहला 0 तो सभी का है। फिर क्या डालोगे आप? 0 मत ही लिखो, छोड़ो, 0 तो होता ही है। प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस में दोनों में लिखूंगा क्योंकि 1 भी होगा और माइनस भी हो सकता है। +-1 होगा, कॉमा, इस तरह से लिखते हैं बच्चों प्लस माइनस, कि +1 आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो कि 1 + 1 भी होगा फैक्टर, -1 भी हो सकता है फैक्टर। और क्या हो सकते हैं? 6 का फैक्टर +2 भी हो सकता है, -3 जो -2 भी हो सकता है, कॉमा, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है फैक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो इसलिए अलग अलग ना लिखते हुए बच्चों मैं ऐसे लिख दिया कि +-1, कॉमा, +-2, कॉमा, +-3 ये, और लास्ट में 6 तो होगा ना, छोड़ दो। 6 भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि वो भी फैक्टर होगा +-6। बट इतना +-6 मत लिखो, बस इतना ही लिखो, +-1, +-2 एंड +-3, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं ध्यान से। देखो, अब एक एक करके इसको हम समझते हैं। अब ये सारे मेरे क्या हैं? फैक्टर्स है 6 के। अगर ये फैक्टर्स है, मैं इसको फैक्टर्स यहाँ पर इसको मैंने मान के रखा हुआ है, ओके। अब एक एक करके वैल्यू पुट करो। तो हमारा बच्चों P(e) किसको क्या लिखेंगे? y² - 5y + 6 है, इसको हम P(y) ही कहेंगे इसको, कि P(y) मेरा कितना है? y² - 5y + 6 है,
अब एक एक करके बच्चों, ये बहुत अच्छा है, एक तरह से बोरिंग भी है। अब एक एक करके बच्चों सारे वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करो, सारे वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पर। पहले P(1) करके चेक करके देखते हैं, एक एक करके सारे P(y) जो है हमारा पॉलीमल है, इसको अब हम वैल्यू निकालने वाले हैं। कौन कौन से क्या क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे y की जगह, नहीं जितने फैक्टर्स आपके निकले हैं ना बच्चों, सारे पुट करने हैं आपको। तो पहले P(y) पुट करके देखो क्या हो रहा है, फिर P(-1) पुट करेंगे, फिर P(2) पुट करेंगे, फिर P(-2) पुट करेंगे। ऐसे करते चलोगे, जिस जगह पे आपको 0 मिलता है, तो इतने सारे फैक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स हैं। देखो जो नॉर्मल जो 6 का जो फैक्टर होता है 1 2 3 हम लिखते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि जब ये फैक्टर्स लिखते हो ना, तो ये वाला 6 का मत लिखो। नॉर्मली 6 का फैक्टर के अंदर 6 भी जाता है, बट 6 और 1 को, सॉरी 6 और 0 का भी यहाँ पे इंक्लूड मत करो अभी फिलहाल के लिए, इसको छोड़ दो, ठीक है। समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 से शुरू करो, +-1 से लेकर 6 इंक्लूड नहीं करना है आपको। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन में आप 6 को इंक्लूड मत करना, इसके अंदर से कोई ना कोई हो ही जाएगा, ठीक है। तो 3 तक ही जाओ, +-6 लिखना मत, +-1 +-2 एंड +-3। तो फैक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, बट फैक्टर्स तो लिमिटेड ही होते हैं ना फैक्टर्स। तो +-1 +-2 एंड +-3 मैंने यहाँ पे लिखा। तो एक एक करके सारे पुट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी का तो नंबर वैल्यू 0 निकलेगा। मान लो +1 पर हमने पुट किया, देखो 0 हो रहा है कि नहीं, फिर प्लस, ऐसे करते चलोगे ना, तो ये बहुत लेंदी मेथड है, आपको समझ में नहीं आया कौन सा मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ। बट इनके अंदर से ही कोई होगा, ये जो नंबर्स है ना, इनके अंदर से ही कोई होगा। शायद 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, बट कितना फैक्टर्स निकलेंगे मैं आपको वो भी अभी बता दे रहा हूँ। कैसे जानोगे कितने फैक्टर्स निकलेंगे, देखो जितना, ये कौन सा पॉलीमल है, क्वाड्रेटिक पॉलीमल है, क्योंकि देखो इसका डिग्री कितना है, ये जो पॉलीमल है बच्चों, इसका डिग्री कितना है बताओ, इसका डिग्री 2 है। तो याद रखना बच्चों, जितना डिग्री होता है पॉलीमल का, जितना डिग्री होगा उतना ही फैक्टर्स निकलेगा। ये बात अब नोट करके रख लो अच्छे से माइंड में, कि पॉलीमर को जितना डिग्री होगा उतना ही उसका फैक्टर्स निकलेगा। तो यहाँ पर डिग्री कितना है, 2 है, 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे। इसका मतलब इसके अंदर से कोई 2 नंबर्स होने वाले हैं। यहाँ पे मेरा जो नंबर है कितना, 1 2 3 4 5 6 नंबर से, ये 6 नंबर में से ना कोई 2 नंबर को अगर हम पुट करेंगे, इसमें कोई P(में) ही पुट करना है, जैसे P(1), P(-1), फिर P(2), फिर P(-2), फिर P(3), फिर P(-3), इतने पॉसिबिलिटी हैं, 6 पॉसिबिलिटी। इसमें कौन से 2 नंबर्स में, कोई मैंने कहने का मतलब यहाँ पर डिग्री अगर 2 है ना, तो 2 ही फैक्टर निकलेगा। इसके अंदर से कोई 2 ही नंबर, जो 6 नंबर है ना, कोई 2 ही नंबर जो अगर हम पुट करेंगे P(में) तो उसका वैल्यू 0 निकलेगा। तो वो नंबर कौन से हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपको हर एक को करना पड़ेगा, पहले P(1) निकालो, देखो 0 हो रहा है कि नहीं, फिर P(-1) निकालो, ऐसे करते चलोगे। देखा कोई 2 नंबर्स में 2 नंबर ऐसे होंगे जिसका हमारा जो जो हमारा y है वो 0 आ जाएगा। तो ये बहुत लेंदी मेथड है, कितना हम करेंगे, 1 2 3 पर करते चलो, तो बहुत दिक्कत है। तो यही है बच्चों मेथड नंबर आपका 2, आपको करते चलना है जहाँ पर आ जाए। ये मेथड नंबर 2 है आपका, कि अब करते चलो जहाँ पर आपका आए। तो आपको मैं बताता हूँ कि P(f) जो 2 होगा ना उसमें 0 आएगा, चेक कर लो। देखो 2 का स्क्वायर करो, -5 × 2 + 6, तो ये हो गया आपका 4 - 10 + 6, तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हो जाए आपका -6 + 6, तो यहाँ पर आंसर 0 आएगा। इसका P(2) जो कितना निकला हमारा, 0 निकला। अगर P(2) मेरा, देखो P(y) मेरा ये है, ठीक है, P(y) मेरा ये है, ठीक। अगर P(2) में अगर मेरा 0 निकलता है तो फैक्टर्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम में आपको बताया था कि P(y) अगर ये है मेरा, अगर P(2) मेरा 0 निकलता है तो मेरा फैक्टर क्या होगा बच्चों, y-2 मेरा फैक्टर होगा, y-2 इज फैक्टर। तो y-2 इज फैक्टर ऑफ P(y). तो P(y) का एक फैक्टर तो हमें पता चल गया, y-2 होगा, बट डिग्री 2 है, मतलब और एक फैक्टर निकलने वाला है, तो और एक फैक्टर भी खोजेंगे। तो खोज जारी रखो। तो खोज जारी रखने के बाद आप एक एक करके करोगे, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कितना होगा। तो हम अगर P(3) जब करेंगे, अगर हम P(3) पुट करेंगे बच्चों, तो हमारा 0 निकल जाएगा। अब चेक कर लो, P(3), 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, ये 9 हो गया, ये -15 + 6, ये आपका हो जाएगा -6 + 6, देखो 0 निकला। तो P(3) मेरे यहाँ पर 0 निकल रहा है। अगर P(3) मेरा 0 निकल रहा है तो इसका मतलब मेरा बच्चों मेरा फैक्टर क्या होगा, तो y-3 मेरा फैक्टर होगा, y-3 इज फैक्टर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, y-3 इज फैक्टर ऑफ P(y). तो मेरे 2 फैक्टर्स यहाँ पर निकल चुके हैं। तो बस ये 2 फैक्टर्स को आप लिख दो कि y² - 5y + 6 के कितने फैक्टर्स निकले, 2 फैक्टर्स। क्या क्या, पहला निकला y-2, फिर होल इंटू y-3। तो बस ये है मेरा आंसर। समझ में आ गया कैसे मैं कर रहा हूँ, ओके।
तो ये मेथड नंबर 2 है। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स, जहाँ पे दो ही फैक्टर्स निकलते हैं ना, आपको ऐसे इसको करना है। डिग्री देखना है बच्चों, जितना डिग्री होगा उतना फैक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। तो देखो यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया, यही आंसर निकला था, यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया बच्चों, हमारा यही आंसर निकला। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, पर आप चिंता मत करो, ये सब क्वेश्चन जब आएंगे तब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज़ करना, कोई ज़रूरत नहीं फैक्टर थ्योरम यूज़ करने की। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम आ गया तब तो आपको ऐसे बाउंड करने के लिए। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे देंगे जिससे फैक्टर्स जिसके कम होंगे वैसे ही क्वेश्चन, या फिर आपको नंबर देख के जज करना पड़ेगा कि हाँ ये इसमें 0 होगा, इसमें 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जज करना पड़ेगा। और कुछ कुछ मेथड आपको मैं बता दूंगा, जहाँ पर मान लो यहाँ पर डिग्री अगर 3 हो तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो 3 फैक्टर करने के लिए कितने सारे, बहुत, उसका तो बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे। तो क्या एक एक करके करते रहोगे क्या? नहीं, उसकी 2-3 मेथड है करने के लिए। इस क्वेश्चन को 2 मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक फैक्टर थ्योरम वाला मेथड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, इस क्वेश्चन नहीं और एक क्वेश्चन जो भी मैं देने वाला हूँ उसको सॉल्व करने के लिए टोटल 3 मेथड है। ठीक है, कितने मेथड है बच्चों? 3 मेथड्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो ये हमारा यहाँ पर पेज खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं इसको आपको ये इस पूरा पेज मैंने ब्लैंक ही रखा है ताकि आपको 3 मेथड बता सकूँ। ये आपका बच्चों बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सवाल है हमारे पास x³ - 23x² + 142x - 120, ये है हमारा सवाल, राइट। तो इसको हमें कैसे करना है समझो ध्यान से। देखो, तो ये है हमारा p(x), यह है हमारा क्या p(x), तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x³ - 23x² + 142x - 120 है, ये मेरा p(x) है। तो पहले तो फैक्टर निकालो, लास्ट टर्म जो भी है हमारा फैक्टर ऑफ, देखो अभी मज़ा आएगा, कितना बड़ा आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर्स निकालेंगे किसका, लास्ट वाला टर्म। देखो ध्यान से क्या है, लास्ट वाला टर्म -120 है, अब उसका निकालना पड़ेगा आपको। चलो निकालते हैं। तो मेरे बच्चों -1/20 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, सोचो। 1 मिनट साइड कर दो, हाँ वायर को, हाँ अब बोलो। फैक्टर ऑफ, ये लास्ट टर्म कितना -120 है ना, 100 -120, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों। एक तो होगा +-1 फैक्टर सोचने पड़ेंगे हमको 120 के। ओके, एक तो होगा बच्चों क्या +-1, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर होगा +-2, फिर क्या होगा +-3, फिर +-4 होगा फैक्टर, फिर +-5 होगा, फिर क्या हो सकता है +-6 होगा, फिर +-6 का +-8, फिर +-10, फिर +-12, फिर +-15, फिर +-20, फिर +- कितना 24, फिर कमा +-30, फिर कमा +-60। इतने सारे फैक्टर्स गिनो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फैक्टर्स। 14 फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि ये +- है, दो नंबर्स, हर एक जगह दो नंबर है, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 14 तो 28 फैक्टर है। तो क्या बच्चों मेथड नंबर 1 करना पॉसिबल है? आप एक एक फैक्टर, मुझे पता है इसके अंदर से, अच्छा मुझे बताओ, ये जो 28 नंबर है, टोटल कितने नंबर है यहाँ पर, 28 नंबर्स को आपको चेक करना है, और उनमें से कितने ही नंबर्स निकलने वाले हैं जो 0 होगा। 28 नंबर में से 28 नंबर को चेक करना है, और उसमें वही कोई 3 खुशनसीब नंबर्स होंगे जिनका, जो अगर हम उसका वैल्यू निकालें, p(f) जो भी होगा उसका नंबर निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, मतलब p(x) मेरा 0 हो जाएगा। इसमें कौन सा नंबर पुट करने से, तो वो हमें पता है कितने नंबर, इसमें 28 नंबर में से कितने, कौन से नंबर हो सकते, कितने नंबर हो सकते हैं वो जिसमें 0 निकलेगा, p(x) मेरा 0 हो जाएगा। 3 नंबर्स, क्यों बच्चों, क्योंकि देखो ये जो पॉलीनोमियल है ना, इसका डिग्री कितना है बताओ। ये जो हमारा पॉलीनोमियल है इसका डिग्री है हमारा 3, कितना डिग्री है 3 है। तो अगर डिग्री 3 है इसका मतलब 3 फैक्टर्स होंगे। तो इनमें से वो 3 कौन से नंबर है मुझे क्या पता, ये कौन से 3 नंबर है जिसको अगर मैं p(x) की जगह अगर पुट करूँगा, ठीक है, मैं वैल्यू निकालूंगा p(x) का, इसका p(f) जो भी होगा नंबर उसका वैल्यू 0 आएगा। तो बहुत मुश्किल है, तो इतना कैसे करें इतना बड़ा, तो बस यही एक मुश्किल है। ये मेथड नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, पूरा फुल सॉल्व भी करना है आपको। यही मेथड नंबर 1 कि एक एक करके चेक करोगे, देखोगे कि किस में 0 निकल रहा है। ठीक है, अब वो 3 नंबर्स आपको मिलेंगे ज़रूर, करके देखना।
तो ये मेथड नंबर 1 जो कोई फॉलो नहीं करता। अब बात कर लेते हैं मेथड नंबर 2। अब यहीं पर बच्चों मेथड नंबर 2 मैं आपको समझाता हूँ। तो मेथड नंबर 2 बच्चों जो है यहीं से शुरू होता है। मेथड नंबर 2 का भी हेडिंग मैं ऊपर ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मेथड नंबर 2 के अंदर भी ये सारे इंक्लूड होंगे, ये सब इंक्लूड होंगे। ये जो भी मैंने यहाँ पर किया है ना, मेथड नंबर 2 के अंदर भी इंक्लूड होगा। ओके, मेथड नंबर 1 आपको समझ में आ ही गया हुआ है। क्या करना है, एक एक करके चेक करोगे, जहाँ पर आया जो 3 नंबर सबको मिल गए वो आपका फैक्टर होगा। ठीक है, अच्छा मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 में बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 भी आपको ये सारी चीज़ें लिखने पड़ेंगे, पी ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा और जी बी फैक्टर से सारे लिखने पड़ेंगे। अब मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर, समझना इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ। मेथड नंबर 2 बोलता है कि अगर आप स्टार्टिंग से चेक करते चलो, मुझे पता है 3 फैक्टर्स निकलने वाला है क्योंकि डिग्री 3 है, 3 फैक्टर्स निकलेंगे। आप एक एक करके +1 फिर -1 पुट करते चलो, 2-4 नंबर चेक करो, पी एफ वैल्यू निकालो, पी एफ एक्स का जो वैल्यू निकालो, जीरो देखते हैं कहाँ पर होता है। तो अगर आपको कोई एक भी नंबर, अगर आपको एक भी फैक्टर कोई आप खोज लेते हो, एक भी नंबर आप ऐसे खोज लेते हो जिसका पी एफ एक्स अगर जीरो हो जाए, तो आपको एक फैक्टर तो मिल ही सकता है। टोटल 3 फैक्टर खोजने हैं इसके अंदर, तो एक तो खोज ही सकते हैं हम आराम से, 3 तो को नहीं खोज पाएंगे। 3 खोजने के लिए मुझे पूरा चेक करना पड़ा, 28 का 28 नंबर चेक करने पड़ेंगे। बट अगर मुझे सिर्फ एक ही फैक्टर खोजना है अभी फ़िलहाल के लिए, 3 में से एक ही खोजना है, तो मैं तो खोज सकता हूँ। एक पहले के 2-4 नंबर में ट्राई करके देख सकता हूँ क्या होगा। तो पहले एक ही करके चेक करो। तो बच्चों यहाँ +1 है, तो पहले मैं पी ऑफ 1 चेक करता हूँ, पी ऑफ 1 कितना होता है मेरा। ठीक है, पी ऑफ 1 चेक करते हैं। तो पहले 1, शुरुआत तो 1 से ही करूँगा ना, पी ऑफ 1 में चेक कर रहा हूँ, राइट। देखो, तो 1 का क्यूब ले जाओ यहाँ पर माइनस, फिर 23 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 142 इंटू 1, फिर -120। तो यहाँ पर अब तक हो गया 1। ठीक है, फिर माइनस ये आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 142, ये आपका -120। तो इसको सॉल्व करने से ये आपका हो जाएगा बच्चों कितना, -22 हो जाएगा, प्लस 142 -120। तो इसको सॉल्व करने से -22, इसको सॉल्व करो, ये आपका +22 ही आएगा। तो ये देखो यहीं पे तो 0 हो गया। देखो मैं पी ऑफ 1 पुट किया, मेरा 0 हो गया। तो पी ऑफ 1 पुट करने से अगर मेरा 0 होता है पी ऑफ एक्स, तो मेरा फैक्टर्स क्या होगा बच्चों, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करो, क्या फैक्टर्स होगा मेरा। तो x - 1 जो होगा मेरा फैक्टर होगा, x - 1 इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये हमने समझा था फैक्टर थ्योरम में। तो एक तो मिल गया, तब बोलोगे सर एक मिलने से क्या फ़ायदा, हमें तो 3 चाहिए। आपने पहला किया, ट्राई किया, पहला ही हो गया, तो पहले ही में निकल रहा था। तो जब एक फैक्टर्स आपको बच्चों मिल जाएगा ना, समझना ध्यान से, अगर एक फैक्टर्स आपको कोई मिल जाता है ना, तो बाकी 2 फैक्टर्स तो आराम से मिल जाएंगे। कैसे ना, देखो आपको यहाँ पर एक एक करके चेक नहीं करना है, मैं आपको मेथड बताता हूँ। आपको यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया कि x - 1 जो है फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। अगर बच्चों x - 1 अगर फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, इसका मतलब कि अगर x - 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब पी ऑफ एक्स को, मतलब पी ऑफ एक्स को अगर डिवाइड करेंगे हम x - 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर 0 निकलेगा। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ x - 1, x - 1 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है ना, हमारा जो पी ऑफ एक्स है कितना, x³ -23x² प्लस 142x -120। अगर इससे मैं करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 0 ही निकलेगा, गारंटी 0 निकलेगा। अगर यहाँ पहले ही मैंने बोल दिया ना कि x - 1 जो है हमारा क्या है, फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। तो अगर x - 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ इससे, जो हमारा पॉलीनोमियल है, तो रिमाइंडर 0 ही निकलेगा। चलो डिवीजन करते हैं हम इस यहाँ पर। तो चलो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x - 1 है, मुझे पहला ये x³ चाहिए, तो डिवीजन आपको पता ही है, तो मैंने यहाँ पे x² पुट किया। तो x² पुट करने से यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा आपका x³ हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों मैं क्या समझा रहा हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर साइड में जगह बना लेते हैं, मैं आपको पहले रफली समझाता हूँ। ठीक है, ये बच्चों मेरा रफ पार्ट है, मैं यहाँ पर रफ लिखता हूँ, रफ। देखो कोई भी चीज़, देखो मेरा वीडियो लेंथी होता है आपको पता ही है, बट मैं डिटेल में समझाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जल्दी से पढ़ा देना। देखो तो पहले मैंने डिवाइजर लिखा, x - 1 लिखा, ठीक है, मुझे x³ चाहिए, तो ऑब्वियसली बच्चों मैं यहाँ पे x² पुट करूँगा। ठीक है, जैसे आपको मैं सिखाया था डिवीजन का जो है हमारा प्रोसेस। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों x³ माइनस कितना हो जाएगा x²। और ये बच्चों चेक करना स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी था, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते फिर चेक करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो x² मैंने डाला, तो यहाँ पर x³ माइनस x²। अब इसको सॉल्व करो, ये आपका नेगेटिव, यहाँ आपका पॉजिटिव, ये तो कटा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 23 से x² गया, कितना हो गया -22x² निकला, फिर प्लस 142x। फिर से मैं अपना डिवाइजर लिखूंगा x - 1, मुझे -22x² चाहिए, तो मैं -22x मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा
-22x², ये आपका प्लस हो जाएगा, +22x हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितना पुट किया, -22x² मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये हो गया मेरा, सॉरी -22x ना, हाँ, तो ये मेरा -22x² + 22x हो गया। तो ये आपका पॉजिटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव, ये कटा, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 120 हो गया, 120x क्या उतरेगा, -120। तो अब यहाँ पे पुट करें बच्चों, +120 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमारा जो डिवाइज़र है x - 1, अगर मैं इसमें 120 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 120x - 120। देखो वही है कि निकले, वही निकला। हमें तो बस दिखाना है कि निकल रहा है फैक्टर, मुझे पता है जीरो रिमाइंडर तो जीरो निकलेगा ही निकलेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बस यहाँ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये कटा, देखो रिमाइंडर मेरा 0, मेरा रिमाइंडर 0 निकला कि नहीं बताओ। तो आप बोलोगे सर इससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा, फ़ायदा देखो अभी। अच्छा, ये जो डिवीज़न ऐसे लिखा है बच्चों, मैंने आपको सिखाया था, आप जो बचपन से एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो, डिविडेंड इक्वल टू, पढ़े हो कि नहीं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, पढ़े हो कि नहीं बताओ, डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ऐसा हम पढ़े हैं। तो डिविडेंड तो आपको, डिविडेंड तो हमारा p(x) ही है, तो चलो उसको लिख भी लेते हैं हम, x³ - 23x² + 142x - 120, ये हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड के नीचे मैंने डिविडेंड को लिखा जो हमारा p(x) है। डिवाइज़र कितना है मेरा, डिवाइज़र ये है x - 1, x - 1 मेरा डिवाइज़र है। अच्छा, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या है मेरा, ये मेरा क्वोशंट है, क्वोशंट भी लिख दो, x² - 22x + 120, ये मेरा क्वोशंट है। अब प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो मेरा 0 है, रिमाइंडर मेरा क्या है, 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x - 1 को वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ो। अब ये जो चीज़ मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर इसको मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर अप्लाई कर दो, x - 1 को वैसे ही रखो। अब इस जगह पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर दो। देखो वही चीज़ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो मैं आपको लिख के समझा रहा था, बट आपको जुबानी करने आता है, मुझे पता है। मल्टीप्लाई करने से 120 आएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में करो। मल्टीप्लाई करने से 120 आएगा, प्लस करने से बीच वाला आएगा, तो मल्टीप्लाई करने से 120 प्लस करने से 22, वो नंबर क्या है सोचो। अब यहाँ पर सोचो नंबर क्या है, 12 और 10 होगा, देखो इंटू करने से 12 और 10 को कितना होता है, 120 होता है, और प्लस करने से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दो x² माइनस ये 22x की जगह मैं क्या लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा 22 ब्रैकेट में और x प्लस 120, राइट। अब x - 1 को वैसे ही रहने दो, x² में नंबर्स क्या निकले बच्चों, उसको मैं यहाँ पुट करूँगा। 12 मतलब 22 को, जो 22 जो आया वो कैसे आया, 12 + 10 x प्लस 120, यही है बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारा, समझना ध्यान से। x - 1 बच्चों मेरा बाहर ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया x² - 12x प्लस, जो ये माइनस हो जाएगा आपका, -10x + 120। अब यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहीं पर कर देता हूँ। x - 1 मेरा बाहर ही रहा, यहाँ पर x कॉमन ले जाओ अंदर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x - 12 रहा, और यहाँ पर बच्चों -10 कॉमन ले जाओ, तो अंदर क्या बचेगा, x - 12 ही बचेगा यहाँ पर। तो बच्चों मेरे फैक्टर्स क्या हो, इसके बाद वाला स्टेप बच्चों मैं कहाँ करूँ, पीछे कर लेता हूँ, चलो पीछे फिर देखना पड़ेगा मुझे, पीछे से घूम घूम के यहाँ पर, यहीं पे साइड में कर लेते हैं। तो x - 1 तो मेरा बाहर ही रहा, तो मेरा फैक्टर्स क्या निकले, इसमें कॉमन ले जाओ x - 12, तो x - 12 कॉमन ले जाओगे तो अंदर क्या रहेगा, x - 10 रहेगा। तो ये मेरे 3 फैक्टर्स निकल गए, देखो 3 फैक्टर्स कुछ खोज थी ना, देखो यहाँ पर निकल चुका है मेरा 3 फैक्टर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अच्छा x - 1, x - 12, x - 10, तो ये मेरा मेथड नंबर 2 है। और यही सबसे बच्चों बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जल्दी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके, तो बच्चों ये आपका रफ वर्क था, इसको मैं यहाँ पर काट देता हूँ। ये मेरा सारा सोल्यूशन था, कैसे हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे हो रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया, मेथड नंबर 2 बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से करते हैं, सॉरी मेथड नंबर 3 है, 1 2 तो खत्म हो गया, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 थोड़ा थिंकिंग वाला है, अगर आप सोच सकते हो तब कर सकते हो। मेथड नंबर 3 देखो, मेथड नंबर 3 में भी सारी चीज़ें आपको वैसे ही लिखनी है, सारे फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ पर कुछ अलग एक चीज़ ये करना है। मेथड नंबर 3 बच्चों यहाँ तक सेम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेथड नंबर 3 में भी आप यहाँ से शुरू करोगे, इस जगह से शुरू करोगे, मैं आपको मार्किंग कर लो, तो अगर आप नोट बना रहे हो तो मार्किंग कर लो। यहाँ से मेथड नंबर 3 शुरू होगा
अप टू यहाँ तक जाएगा, अप टू इस जगह तक आएगा। ये आपका टोटल मेथड नंबर 3, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक एंड। ये सब नहीं करना है आपको। मेथड नंबर 3 शुरू होगा यहाँ से शुरू बंद। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ मैंने पी ऑफ एक्स लिखा, मेथड नंबर 3 मेरा शुरू हो चुका है बच्चों, ठीक है। मेथड नंबर 3 मेरा शुरू हो गया है। ये मेरा पी ऑफ एक्स है, ये मेरा फैक्टर निकाला, मुझे पता चला कि भाई x-1 जो है वो फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर अगर मैं क्या समझाऊँ, मेरा यहाँ कहाँ क्या हुआ था, मेरे यहाँ तक ये समझा था कि x-1 इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये मैंने समझा था अभी। अच्छा, अगर x-1 मेरा फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो जो पी ऑफ एक्स है ना बच्चों, पहले मैं लिख लेता हूँ। क्या मेरा x का क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये मेरा पी ऑफ एक्स है। अच्छा, मुझे पता चला x-1 जो है वो फैक्टर है, मुझे x-1 इसके अंदर कहीं से छुपा है, इसके अंदर कोई छुपा हुआ है। सारे को मैं अगर x-1 दिखा दूँ तो सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा पी ऑफ एक्स है, मुझे पता है एक फैक्टर मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो चलो अब समझने इस चीज़ को ध्यान से। x को जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखो। यहाँ पर जो -23x² लिखा है बच्चों, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -x² माइनस 22x² मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसको अब दोनों को सॉल्व करो, -23x² आ जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो 142 142x जो लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +22x प्लस 120x, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, फिर -120 ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, राइट। अच्छा, अब इन दोनों में क्या करो बच्चों, इन दोनों में आप कॉमन ले जाओ, x² कॉमन ले जाओ, इन दोनों के अंदर ही ले जाओ, ग्रुपिंग करना, इन दोनों को कॉमन ले जाओ। x² कॉमन जाएगा तो अंदर क्या रहेगा, x-1 रहेगा। आपको x-1 ही चाहिए आपको, क्योंकि x-1 जो हमारा फैक्टर है। अच्छा, इसको सोचो, इसमें -22x कॉमन ले जाओ तो अंदर क्या बचेगा, x-1 रहा। और यहाँ पर 120 कॉमन ले जाओ तो अंदर क्या बचेगा, x-1 रहा, ठीक है। देखो सब में देखो x-1 आपको दिख रहा है, तो जो फैक्टर होगा वही यहाँ पर दिखना चाहिए। तो वैसे आप इसको सजा के रखोगे तो ये जो थिंकिंग है, ये इस वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इतना आसान कि हाँ आपने सोच दिया, मैंने कह दिया, आपने समझ लिया। बट ये थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप ये चीज़ें आप सोच लोगे ना, तो इतना सब जो मेथड नंबर 2 में जो किए हो ना, ये वाला इसको आप स्किप कर सकते हो। अगर आप मेथड नंबर 3 अगर ये लाइन आप लिख सकते हो, और ये लाइन लिखना बहुत मुश्किल है, आपको कैसे सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको तोड़ूँ, कि -23 को ही क्यों तोड़ना है, इसको ही क्यों तोड़ना है, क्यों इसको नहीं तोड़ा हमने, इसको क्यों नहीं हमने तोड़ा, इसको ही ऐसे सोचोगे। इसका कोई मेथड नहीं, ये सोचना पड़ेगा आपको। ऐसा तोड़ोगे ना, जैसे जब आप ग्रुपिंग करके जब कॉमन लोगे ना, तो x-1 ही कॉमन हर जगह होना चाहिए। अभी टोटल पार्ट में बच्चों x-1 कॉमन ले जाओ, x-1 कॉमन ले जाओगे तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, x² माइनस 22x प्लस 120 बचेगा, ये बचेगा। तो ये चीज़ ऑफ्टेन करने के लिए, ये चीज़ पाने के लिए हमें ऐसा ये लाइन सोचना पड़ता है, सेकंड वाला जो ये वाला। तो क्यों ये लाने के लिए हमें क्यों इतना सोचना पड़े, क्यों ना हम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है जो जल्दी से हम कर सकते हैं वही कर दें। इसको करने से तो हमें वही मिला ना, देखो वही x-1 होल इंटू x² माइनस 22x प्लस 120, ये तो हमें मिला था। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड जो किया तो हमें तो यही मिला। यही चीज़ पाने के लिए हमने लॉन्ग डिवीजन का सहारा लिया। अब यही चीज़ पाने के लिए आपको ये लाइन सोचना पड़ेगा। देखो सेम ही है कि नहीं हुई, जो पीछे आपको दिखाया अभी हमने डिवीजन करके भी यही पाया था, ये डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही तो था। तो ऐसा सोच के भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ऐसे सोच, अगर ये लाइन आप सोच दिए तो आपका क्वेश्चन आसान होगा, जल्दी कर दोगे और क्या, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको और जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसको सोचने में जितना टाइम लगेगा ना, उतना में आप लॉन्ग डिवीजन कर ही लोगे। और आपको पता भी है कि रिमाइंडर 0 निकलने वाला है, तो लॉन्ग डिवीजन तो और आसान हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉलो होगा, जो मैं आपको बताया था पीछे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर फॉलो कर देना यहाँ पर। जैसे इसके बाद वाला जो स्टेप है यहाँ से अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इसके बाद वाला यही स्टेप चलेगा और आपके 3 फैक्टर्स यहाँ पर निकल जाएंगे। तो मेथड नंबर 3 बच्चों आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो सारे पसंद आए होंगे। तो जितना मैंने, बहुत लॉन्ग हो गया वीडियो, बट मैं बहुत सेटिस्फाई भी हूँ, क्योंकि अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी कि फैक्टर थ्योरम क्या है और कैसे उसकी यूज़ होते हैं। और एक चीज़ जो आपको जो नहीं समझा है बच्चों, वो मैं बाद में समझा दूंगा कि यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस बच्चों मैंने किया था, यहाँ पे याद रखो, यहाँ पर जो पहला वाला जिससे डिग्री डिसाइड होता है हमारा पॉलीमर का, उसका यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं था। अगर कोफिशिएंट कुछ होता तो उसका अलग क्वेश्चन, उसका अलग प्रोसेस होता है। जितने सारे सवाल ये मैं चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर तो चेक करना था वेदर इज ए फैक्टर और नॉट। सेकंड एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, ठीक है, यहाँ पर जो लिया था मैंने सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पर भी मैंने कोफिशिएंट इसका कुछ रखा नहीं था।
यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल में मैंने कोफिशिएंट कुछ रखा नहीं था, सिर्फ एक्स क्यूब था वहाँ पर, कोफिशिएंट उससे कुछ नहीं था। अगर होगा तो उस तरह के क्वेश्चन अलग से बनेंगे, अलग प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं आप कमेंट सेक्शन में बताओ उस तरह क्वेश्चन आपको जानना है कि नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो वही एक चीज़ बाकी रहा है, बट सब कंप्लीट हो गया। आप एनसीईआरटी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो वो भी एक मेथड है, मैं आपको बता ही दूंगा, उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कैसे होता है। बट इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको चाहिए तो बता दूंगा, या फिर वो चीज़ें कवर भी हो जाएंगी जब मैं आर डी शर्मा कराऊंगा तो। ओके, क्योंकि आर डी शर्मा में अच्छे से क्वेश्चन, इससे अच्छे से क्वेश्चन लेवल है उधर। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एंड करके और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 खत्म करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा आइडेंटिटीज। बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 2 आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। देन वी गो फॉर जो चैप्टर नंबर 3 पर रैशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा आर डी शर्मा का। देन चैप्टर 4 क्योंकि रैशनलाइजेशन बाकी है। और बच्चों अब जो रैशनलाइजेशन के जो चैप्टर्स आएंगे वो नए बुक से ही आएंगे, पुराने बुक्स को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अब आर डी शर्मा का चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो पुराने बुक से मैंने करवाया था, अब जो आर डी शर्मा का कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 रैशनलाइजेशन, उसका मैं आपके नए बुक से ही कराऊंगा। और जो भी बच्चे मतलब वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अब आर डी शर्मा का जो नया बुक्स आ रहा है उसको खरीद लो, क्योंकि नया बुक्स अच्छा है, क्योंकि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एमसीक्यू का मैथमेटिक्स है और एक नॉर्मल आर डी शर्मा है। तो आर डी शर्मा को काफ़ी पतला कर दिया है और काफ़ी एफिशिएंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन किया है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप आर डी शर्मा के जो नए बुक्स आ रहे हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, एक पतला वाला बुक एक मोटा वाला बुक, उसको आप परचेस कर लो और मैं वही फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4।